नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों 2024 के लिए बिछात बिछ चुकी है। लोकसभा चुनावों के लिए रणभूमि सज चुकी है। साथियों, देश हित में, युवा हित में और इस देश की संस्कृति के हित में हमें एकजुट होना है। साथियों, हमें देखना है कि हमारी कमियां कहाँ कहाँ हैं, हमें उन्हें सुधारना भी है। साथियों, इस देश के ऊपर तीन बड़ी लॉबियों का हमेशा से इस देश के साथ खिलवाड़ रहा है। आज़ादी के 70 सालों उन लॉबियों ने देश को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। मुख्यतः रक्षा के हथियारों के क्षेत्र में, ड्रग्स के क्षेत्र में और ऑयल के क्षेत्र में। इन लॉबियों का जो खेल था, ये दुनिया की तीन लॉबियां, डिफेंस लॉबी, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लॉबी, ये दोनों लॉबियां मुख्यतः ईसाई देशों, यूरोप और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से संचालित होती हैं। जो ऑयल लॉबी है, मुख्यतः 57 मुस्लिम देशों के द्वारा संचालित होती हैं, जो ऑयल निर्यातक देश हैं, ओपेक के। साथियों, इस देश की जो आबादी है दुनिया की दूसरे नंबर की, जल्द 1 नंबर पर पहुंचेगा। इसके बावजूद 70 सालों हथियारों का उत्पादन नहीं करना, अरबों खरबों रुपए हथियारों के ऊपर आयात पर खर्च करना, इन लॉबियों के दलालों को कमीशन देना, यह खेल बहुत खतरनाक रहे हैं। देश को कमज़ोर करने में इन लॉबियों का, इस देश के भ्रष्ट वंशवादियों को किकबैक्स उपलब्ध कराने का, विदेशों में अय्यासी के संसाधन, विदेशों में आराम गृह और इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके घूमने फिरने, मौज मस्ती के साधनों को जुटाने का इन लॉबियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन परिवारों के पास जो आज चल अचल संपत्तियां ईडी के द्वारा पकड़ी जा रही हैं ना, इसमें ये बहुत बड़ा खेल रहा है। साथियों, इसमें जो डिफेंस लॉबी है, ये जो जॉर्ज सॉरोस जैसे लोग कहते हैं ना 2024 के चुनाव में हम अरबों खरबों डॉलर खर्च करेंगे, वो इसीलिए बिलबिलाए हुए तड़फ रहे हैं। इन परिवारवादियों, वंशवादियों के एजेंट्स हैं, ये विदेशी एजेंट्स हैं। इनके एक जमात ऐसी है, जब ये सत्ता में होते हैं तो वो देश में होती है, जैसे रंगराजन, सैम पित्रोदा, हर्ष मंदर, अनेक लोग हैं ऐसे। बाद में जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनके लिए जॉर्ज सॉरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर टूल किटों का इंतजाम करते हैं। बहुत सीरियस बात है। ये देश के लिए नहीं, ये अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। देश की सेना और सीमाओं के बारे में इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये फ्री की बंदर बांट कर देश को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हालातों में भेज देते हैं, और 1991 में और 2014 के पहले यही हालात हो गए थे। साथियों, जो देश दुनिया का दूसरे सबसे बड़े आबादी वाला देश हो, उसमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई जहां ब्रेन ड्रेन पैदा हो गया। हमारे यहाँ की जो युवा शक्ति थी, जो योग शक्ति थी, वो अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देशों को चलाती रही 70 सालों। यहाँ पर आरक्षण के, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के ऐसे बीज बो दिए गए कि जो कहते हैं कि 2-3 नंबर वाले भी गणित के, मैथ के टीचर बन जाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। इसीलिए पैदा की कि देश आत्मनिर्भर ना बन सके, ताकतवर ना बन सके, और ये मौज मस्ती विदेशों में करते रहें। ये नेहरू कालीन सभ्यता है। नेहरू बिना जीते प्रधानमंत्री बना था, याद होगा आप लोगों को। 17 साल प्रधानमंत्री रहे, 1947 से 1964 तक। साथियों, उसके 2 साल का पीरियड बीच में रहा, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लगातार 10 साल तक। नेहरू के समय भी युद्ध हुए चीन पाकिस्तान से, इंदिरा के समय में भी हुए। फिर भी इन परिवारवादियों को ये नहीं लगा कि देश इतना बड़ा खरबों रुपए के हथियारों का आयातक है, तो इन हथियारों को इस देश में उत्पादन किया जाए। इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इनके सारे अड्डे विदेशों में थे। इसके बाद थोड़े ही समय बाद राजीव गांधी पैराशूटर प्रधानमंत्री बनते हैं 5 साल के लिए।
इंदिरा गांधी उसके पहले 4 साल और प्रधानमंत्री बनती हैं। मतलब 14 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, 17 साल नेहरू, 31 साल, 5 साल नेहरू राजीव गांधी, टोटल 36 साल इनका शासन, लगातार शासन रहा आज़ादी के बाद। उसके बाद ये सैनिकों के लिए जैकेट और सीमाओं के लिए अच्छे हथियार और सुरक्षा पैदा नहीं कर सके। आतंकवाद की समस्या तो आपको मालूम ही है इस देश में। धार्मिक आधार पर बंटवारा कराया था नेहरू ने। उसके बाद इस देश को उसने धर्मशाला बना दिया और पाकिस्तान को कट्टर मुस्लिम देश बना दिया, और फिर भी उसके पक्ष में काम करते रहे, सोच रखते रहे। इस देश के बहुसंख्यक लोगों का शोषण करते रहे। राजीव गांधी केवल इंदिरा गांधी का बेटा था, इसलिए पैराशूटर प्रधानमंत्री बन गया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद बोफोर्स कांड कर दिया। तब नेहरू, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था सदन में, ये गालों पर जो लाली है ये बोफोर्स की दलाली है। इस तरह से दलालों की चर्चा होती थी। जिस डिफेंस लॉबी की बात कर रहा हूँ मैं, इस देश को कमज़ोर करने के लिए सत्ता के गलियारों में, मंत्रालयों में किस अधिकारी को बैठालना है, किस मंत्री को बैठालना है, यहाँ तक तय करती थी ये डिफेंस लॉबियाँ। कितना खतरनाक इस देश के साथ षड्यंत्र होता था, विचार तो कीजिए इन भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादियों के द्वारा। आज जब देश पिछले वित्त वर्ष में 12,500 करोड़ रक्षा के हथियारों का निर्यात कर चुका है, और इस चालू वित्त वर्ष में 22-23 में छमाही माह में 8,000 करोड़ का निर्यात कर चुका है, तब ये भ्रष्ट वंशवादी बेरोजगारी का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, देश को कमजोर बता रहे हैं। आज देश ताकत के साथ खड़ा हो रहा है, हर क्षेत्र में खड़ा हो रहा है, जल थल नभ नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ने में सक्षम हो चुकी है। साथियों, राफेल की जो ताकत है हमारी वायुसेना की ताकत है। एयर डिफेंस S-400 इन दोनों सीमाओं पर, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात हैं। ये देश के लिए जो दृढ़ संकल्प होता है वह व्यक्ति करता है। जिसने 2014 में संकल्प लिया था वह निर्भीक, साहसी, निडर व्यक्ति, जिसने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, जो इस धरती को माँ समझता है, वह ही कर सकता है। केवल भ्रष्ट वंशवाद, परिवारवाद पालने वाले नहीं कर सकते। साथियों, इस देश के पास इस समय हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान हैं, मगर अभी आज हम चर्चा केवल डिफेंस के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बात पर विशेष विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि ये परिवार 36 साल तो वो 3 नेहरू, गांधी और राजीव के, बाद में नरसिम्हा राव में भी सोनिया गांधी के 5 साल अहम थे, और 10 साल मनमोहन सिंह तो रिमोट कंट्रोल से चले थे, 15 साल और। इसका मतलब करीब करीब 50 साल इस परिवार ने हमारे देश पर शासन किया। उसके बावजूद ये देश रक्षा के हथियारों का उत्पादन नहीं कर सका, यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सका, अच्छे जूते नहीं दे सका सैनिकों के लिए। और बड़े हथियारों का तो ये हाल था कि इनके मंत्री के एंटोनी ने कह दिया था इस देश के पास एक हेलीकॉप्टर खरीदने के भी पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री कहता था पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। इनका जो एक मिलिट्री का अफसर था उसने कह दिया था इतने दिन के लिए ही गोला बारूद बचा है। अब आप विचार करिए उस टाइम सैनिकों का मनोबल क्या हो रहा होगा, जनता के मनोबल को कैसे तोड़ा होगा इन्होंने, देश का मनोबल किस तरह से तोड़ा होगा परिवारवादियों ने, भ्रष्ट वंशवादियों ने। देश की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये फ्री की जो चीज़ें बांटते हैं, दिखावा करते हैं, लालच बांटते हैं, सत्ता के लिए बांटते हैं, परिवार के लिए बांटते हैं, अगली पीढ़ी के लिए बांटते हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। ये श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत पैदा करना चाहते हैं, बांग्लादेश जैसी हालत पैदा करना चाहते हैं। इनके राजकाज में आतंकवादी किस तरह से घुसा करते थे देश के हर कोने में, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई ट्रेन हो, चाहे कोई बाजार हो, चाहे कोई त्यौहार हो, सब सहन किया है इस देश ने। इन परिवारवादों की इच्छा शक्ति तो थी नहीं इस देश के लिए कुछ काम करने की, केवल और केवल ये परिवार पालने के लिए सत्ता संभालते थे। साथियों, आज देश
तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, अत्याधुनिक हथियार बनाने में सक्षम है। हमने चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा दिया है। L1 आदित्य अपने मिशन को पूरा करने वाला है। और साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के जो बम वर्षक है उसका प्रोटोटाइप तैयार करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अनेकों ड्रोन तैयार कर रहे हैं हम। और तो और ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को बताई भी नहीं जाती हैं, वह भी सब तैयारी चल रही है इस देश की। और वो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो पहले आत्महत्या कर लेते थे, मार दिए जाते थे और उन्हें गिरफ्तार कराया जाता था, आज आपने 10 साल में कभी सुना? 2014 के बाद तुरंत बाद कितने जासूस पकड़े गए थे। इन्होंने हर जगह जासूस तक बैठा दिए थे इस देश में। ऐसा था ये परिवारवाद। 50 साल इन्होंने हमारे देश पर कब्जा करके रखा और आज भी ये वही हरकत कर रहे हैं। चीन के चंदे वाले, जिन नक्सलवादी वामपंथियों को पालने वाले, PFI को पालने वाले। आप विचार तो करिए, ये देश के साथ कितने षड्यंत्र करते हैं, नई नई टूल किटें लाते हैं, हर जगह मार खाते हैं। चाहे राफेल की टूल किट हो, चाहे पेक्सास की टूल किट हो, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, चाहे BBC की डॉक्यूमेंट्री हो, इन्होंने हर जगह चाटे खाए हैं। चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे ED हो, चाहे सेंट्रल विस्टा हो, इन्होंने हर जगह कोर्ट में तमाचे खाए हैं। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं है। इतने जलील होने के बाद इनको एक ही चीज़ करनी है, केवल परिवारवाद के लिए लड़ना है, देश के लिए नहीं। साथियों, आप सब लोग जाग चुके हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप देख भी रहे हैं कि देश मिलिट्री कॉरिडोर बना रहा है। सड़क नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री के लिए जो सड़कों का जाल बिछाया है, नेहरू तो कहते थे कि जाल सड़कें बिछा देंगे, बना देंगे तो चीन अंदर घुस आएगा। आज सेना सबसे कम समय में चीन की छाती पर चढ़ जाती है गलवान में और उसको जवाब देती है, घुसकर मारती है। पाकिस्तान को 2 बार ठोक दिया घर में घुसकर। इसलिए भारत अब 2 युद्ध लड़ने को भी तैयार है, चीन और पाकिस्तान से और देश के अंदर बैठे गद्दारों से। इतना शक्तिशाली हो चुका है देश। इस देश की 10वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है। ताकत के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत 4थे नंबर पर आ गया है। अमेरिका, चीन, रूस और भारत। विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब रुपए से, अरब डॉलर से भी ज़्यादा इंटैक्ट है कई सालों से। देश का शेयर बाजार गगनचुंबी इमारतें बना रहा है। निर्यात बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है और चीन के साथ तो हमने आयात को बिल्कुल नीचे ला दिया है। ये हमारी ताकत है। साथियों, एकजुट हो जाओ। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, चाहे कितने भी चरणों में हो, मतदान तो हमारे आराध्य देव श्री राम के चरणों में होना चाहिए। साथियों, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो।